नमस्कार, जय हिंद। और कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। डेली की तरह रोज हम जो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर उस पे वापस डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और आज हम कुछ बेहतरीन बेहतरीन से सवालों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले सभी को मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जितने सभी लोग हैं आपस में एक दूसरे को शेयर करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो इससे जो चीजें हैं और ज्यादा बढ़ेंगी और हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहेगा कि हाँ आप सभी हमें जो है समर्थन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि खंजर का 12वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। खंजर युद्ध अभ्यास बहुत ही ज्यादा फेमस युद्ध अभ्यास है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके साथ किया जाता है तो भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना, भारत और किर्गिस्तान का ये क्या है? भारत और किर्गिस्तान का एक ये युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये भारत और किर्गिस्तान का क्या है? भारत और किर्गिस्तान का एक युद्ध अभ्यास है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको अगर मैं बता दूं तो हम इस युद्ध अभ्यास को 2011 से कर रहे हैं। ये एक, अगर आपसे पूछा जाए कि ये थल सेना का एक युद्ध अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है, थल सेना का युद्ध अभ्यास है। और इसके अलावा आपको जो एक चीज देनी है ध्यान में, वो ये देनी है कि ये प्रतिवर्ष, कई बार दो तीन तरह के युद्ध होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो युद्ध है प्रतिवर्ष किया जाता है। ये युद्ध अभ्यास जो है कब किया जाता है? ये युद्ध अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन हम 2011 से कर रहे हैं। कब से? 2011 से कर रहे हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इससे 2011 से इसका आयोजन कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल, ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट समिट। क्लियर? दोबारा मैं बोलता हूं, वेव्स 2025 जिसका नाम है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट जो है आपका ये समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? दरअसल अगर बात करें, इसका आयोजन अभी थोड़े दिन बाद होने वाला है। कहाँ पर? मुंबई में। इसकी बात करें तो वेव्स का ये भारत का इस तरह का पहला युद्ध अभ्यास है। ठीक, सॉरी, पहला जो है ये क्या है? पहला कार्यक्रम। ये जो है मुंबई में इस तरह का, आपको ध्यान रखना है, कैसा? पहला कार्यक्रम। क्लियर है ना? कैसा कार्यक्रम है? पहला कार्यक्रम है। अगर बात करें इसमें तो हमारे मीडिया और मनोरंजन के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक है, ये मील का पत्थर साबित कैसे होगा कि अभी हम फिलहाल इसका आयोजन जब करेंगे मई में आयोजन आयोजन करने के बाद हम अपनी मीडिया के जो चार स्तंभ है, चार पिलर हैं, इसमें जो प्रसारण और इंफोटेनमेंट है, इसके अलावा डिजिटल मीडिया और नवाचार फिल्म्स, इन चारों चीजों पर हम अगर और अच्छे तरीके से काम करते हैं तो हम जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में जो हॉलीवुड से पीछे रह जाते हैं, अगर इन पर बराबर ध्यान दिया गया तो हम कहीं ना कहीं हॉलीवुड को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। इसलिए इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वेव्स की फुल फॉर्म मैं आपको दोबारा बता देता हूं। वेव्स की फुल फॉर्म है विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ठीक है, ध्यान रखना, ये कहाँ आयोजित किया गया तो आप बताओगे इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। ठीक, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगला, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक क्या है? दरअसल अभी विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है एक पुस्तक जारी की गई है और उस पुस्तक में विशेष बल दिया गया है कि हमारे जो देश के लोग हैं ये क्या करते हैं? केवल पुरुषों के द्वारा जो आजादी में योगदान दिया गया है, संविधान बनाने में जो योगदान दिया गया है, केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, केवल किसकी? उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब क्या होगा कि संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और उनका जो योगदान रहा है संविधान सभा के लिए, उस पे जो है हम क्या करने वाले हैं? इस किताब में चर्चा करने वाले हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस किताब को इस नाम से क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। क्लियर है इतनी बात? चलो भैया अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि संविधान सभा की महिला सदस्यों
का जीवन और योगदान की बात करते हैं। ठीक है भाई, इसमें तो विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये किताब जो है आपकी क्या की गई है, लॉन्च की गई है। आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अब की बार बड़ा चर्चा में चल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, कब वो मनाया जाता है? 8 मार्च में। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च में वो मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जीवन का योगदान और औपचारिक रूप से जो है ये क्या किया गया, जारी किया गया। मैंने आपको बताया कि संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी, उन 15 महिलाओं का क्या जीवन भर योगदान है उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद संविधान सभा की प्रमुख महिलाओं की अगर बात करें तो बेगम एजाज रसूल, आपको ध्यान रखना है बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है। इसके बाद दक्षिणानी, मैं आपको क्लियर बता दूं, दक्षिणानी वेलायुद्ध संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी में आया है कि संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला कौन थी। तो दक्षिणानी वेलायुद्ध संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला। लीला रॉय की अगर बात करें तो लीला रॉय से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बंगाल जो रियासत है, बंगाल रियासत से कौन एक महिला चुनाव अब लड़कर संविधान सभा में आई थी, तो वो थी आपकी लीला रॉय। राजकुमारी अमृत कौर की अगर बात करें तो ये संविधान सभा की सदस्य भी थी और भारत की पहली जो है क्या थी, मंत्री भी थी। और मंत्री में भी खास ध्यान रखना है, महिला मंत्री अगर कोई पूछा जाए तो वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। सरोजनी नायडू की बात करते हैं, स्वर कोकिला जो है भारत की कोकिला कहा जाता है इनको, और इन्हें भारत की कोकिला के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये महिलाओं को, आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं को कांग्रेस में, आपको ध्यान रखना है महिलाओं को किसमें, महिलाओं को कांग्रेस में शामिल करने का, महिलाओं को कांग्रेस में क्या करना, कांग्रेस में क्या करना, शामिल करने के लिए। ठीक है, महिलाओं को शामिल करने में बड़ी भूमिका निभाई सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, सुचेता कृपलानी जिन्हें कांग्रेस महिला विंग बनाया गया था, ये एक बड़े पद पर थी। सुचेता कृपलानी के बारे में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्रियों में से एक रही हैं सुचेता कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली, आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला, करने वाली क्या थी, करने वाली पहली महिला थी। क्लियर है ना, क्या थी, पहली महिला थी। इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, वानुअतु का गोल्ड पासपोर्ट कार्यक्रम क्या है, बड़ा ही चर्चा में चल रहा है भाई साहब। ये वानुअतु का जो गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम है ये क्या है, ये आदमी आप जानते होंगे, इसका नाम क्या है, ये वही आदमी है जिसने जो है हमारे आईपीएल का निर्माण किया है, इसका नाम है ललित मोदी। क्या नाम है इसका, इन शख्स का, इन महाराज का नाम क्या है, इनका नाम है ललित मोदी। और मजे की बात यह है कि आईपीएल बनाने के बाद जब 2008 में इन पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गबन के आरोप लगे, तो फिर ये बड़े मजे से भारत जो है क्या करके चले गए, छोड़ के चले गए। वनुआतु का गोल्ड पासपोर्ट कार्यक्रम क्या है, दरअसल वनुआतु एक जो है द्वीपीय देश है। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वनुआतु जो है एक क्या है, द्वीपीय देश है। आपको ध्यान रखना कैसा देश है, द्वीपीय देश है। इसके अलावा वनुआतु के अलावा आपको मैं बता दूं, क्या वनुआतु के अलावा आपको मैं बता दूं, वनुआतु द्वीपीय देश है। ये क्या करता है, ये इसका कहना है कि अगर आप हमारे देश में निवेश करते हैं तो निवेश के बदले ये क्या करता है, नागरिकता देता है। तो अभी क्या चल रहा था, ललित मोदी जो है वो भगोड़े तो है, लंदन में काफी समय से रह रहे थे, भारत की सरकार ने जब प्रेशर बनाया तो इनको लंदन से भी वहां से जाना पड़ा। अब इन्होंने जो है वनुआतु का क्या कर लिया, जो है नया आशियाना ढूंढ लिया है और ये अब वहीं पर रहेंगे। ठीक है,
अगर बात करें तो आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट जो है क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, वो सरेंडर कर दिया है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ता हूं। अगर आपने पढ़ाई होगा कि हमारा जो संविधान का भाग 2 है ये क्या कहता है, देखो हमारे संविधान का जो भाग 2 है ये क्या कहता है, भाग 2 ये कहता है कि अगर आपको भारत के संविधान में निष्ठा नहीं है, ठीक है, भारत के संविधान में अगर निष्ठा नहीं है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता त्यागते हो तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत के संविधान की निष्ठा का तो कोई इशू नहीं रखा, पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दूसरे देश की नागरिकता जो है ग्रहण कर ली। इस वजह से हमारे देश में जो है वो क्या है, एकल नागरिकता है। हमारे देश में क्या है, हमारे देश में है एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता की अगर बात करें तो एकल नागरिकता के जस्ट बाद, एकल नागरिकता के जस्ट बाद का मतलब ये है कि अगर आपने एकल नागरिकता जो है ये ग्रहण कर रखी है किसी देश की, और जैसे ही तुम दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तभी आपका जो है क्या हो जाएगा, एक देश से नागरिकता से पत्ता साफ। समझे भैया? चलो, वनुआतु की अगर बात करें तो वनुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है जो फिजी से 800 किलोमीटर पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया से 1770 किलोमीटर पूर्व में है। तो आपको पता ही है कि इस समय प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर से क्या सवाल बनेगा मेरे भाई, प्रशांत महासागर से सवाल ये बनेगा कि प्रशांत महासागर जो है आप कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। अगले सवाल पर आते हैं। किस संगठन ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल की लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल विकसित की है? आपको पता होगा कि ब्रह्मास्त्र मिसाइल भारत की सबसे चर्चित मिसाइलों में से एक है, और भारत में सबसे ज्यादा जो मिसाइलों का डेवलपमेंट करता है वो कौन करता है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है रक्षा अनुसंधान विकास एवं संगठन, इसके द्वारा ब्रह्मास्त्र मिसाइल की क्या की गई है, लंबी दूरी की जो ये मिसाइल है तय की गई है। अब बात क्या है, भारतीय वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि अगर इस मिसाइल को हम छोड़ते हैं तो ये क्या करती है, 12,144 किलोमीटर पर घंटा की गति से, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मतलब है वो मिसाइल है जो ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज चलती हैं। उन मिसाइलों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये रेंज और तकनीक में चीन की जो DF-17 जैसी मिसाइल है उनसे आगे है। कई बार ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि भैया ये बताओ जरा कि DF-17 जो है एक मिसाइल है, ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो आप बताओगे कि सर ये मिसाइल किसके द्वारा, चीन के द्वारा विकसित की गई है। और अगर पूछा जाए कि DF-17 से ज्यादा पावर की जो मिसाइल है वो कौन सी मिसाइल है, तब कह देंगे कि ये जो मिसाइल है वो कौन सी है, वो है हमारी भारत की ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये 7 से 8 मिनट के भीतर दुश्मन के जहाज को नष्ट करने का मात्रा रखती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे जमीन समुद्र से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यही तो इसकी क्वालिटी है कि इसको क्या किया जा सकता है, इसको किसी भी जगह से क्या कर सकते हैं, हम लॉन्च कर सकते हैं। एशिया महिला कबड्डी चैंपियनशिप, बहुत ही बेहतरीन सवाल पेपर में मेरे भाई, ये आप कह सकते हैं कि पेपर में ये रखा हुआ मिलेगा। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप अवार्ड 2025 किस देश ने जीती है? अरे याद है तुम्हें ये सवाल? बहुत बढ़िया। तो एशियाई जो कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किस देश के द्वारा जीती गई है? तो आंसर क्या आ जाएगा, ये जीती गई है भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने क्या किया है, अपना 5वां एशियाई महिला जो कबड्डी चैंपियनशिप खिताब है वो भी जीता। देखो भारत बड़ा इस समय चैंपियन बन रहा है। अभी आपको मैंने कल वाली क्लास में देखो पढ़ाया था कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस देश के द्वारा जीती गई है। अरे भाई ये वाला सवाल तो भला ऐसा हो सकता है जो भारत का नागरिक हो उसको इसका आंसर ना पता हो।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। अब ये क्या है? कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब, ये ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। इसमें यार एक और मैं लॉजिक बताता हूँ आपको। एक लॉजिक ये है कि ईरान की जो नई राजधानी है, अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान की नई राजधानी क्या है, ठीक है, ईरान की नई राजधानी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ईरान की नई राजधानी तेहरान है। क्लियर है? ईरान की नई राजधानी क्या है? ईरान की नई राजधानी तेहरान है। क्लियर? ईरान की नई राजधानी तेहरान है। और ये छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जो है तेहरान, सॉरी यार तेहरान नहीं, नई राजधानी जो है इसकी मकरान है, ठीक है। नई राजधानी क्या है? मकरान। पुरानी राजधानी क्या है इसकी? तेहरान। तो इसमें क्या हुआ है कि ये पुरानी राजधानी तेहरान में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर आयोजन हुआ है? तेहरान में इसका आयोजन हुआ है। तीसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की गई है? ईरान के द्वारा की गई है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 2007 और 2017 में इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। और मजे की बात यह है, जब जब ईरान जो है इस टूर्नामेंट का आयोजक बनता है, तब तब इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए तैयार रहता है भारत। जरा कुछ काम के सवाल पढ़ते हैं। कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें तो कबड्डी से पूछा जाता है ये कैसा खेल है, तो आप कह सकते हैं कबड्डी एक टीम खेल है। कैसा खेल है? एक टीम खेल है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ियों की कितनी टीमें होती हैं? 7 खिलाड़ियों की इसमें 2 टीमें होती हैं। कितनी टीमें होती हैं? 2 टीमें होती हैं। और कबड्डी जो है ये कैसा खेल है? कबड्डी भारतीय खेल है। कैसा खेल है? भारतीय। दक्षिण भारत की अगर बात, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश, ठीक है, भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? कबड्डी है। इसके बाद अगर बात करें भारतीय, तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, दक्षिण भारत में, आप क्या कह रहे थे? दक्षिण भारत में कबड्डी कैसा? दक्षिण भारत में जो कबड्डी है इसको क्या कहा जाता है? इसको हु, तू और फिर बाद में तू, इसको दक्षिण भारत में हु, तू कहा जाता है। इसमें टीम में जो रेड पहले करती है उसको रेडर टीम, और जो टीम पहले डिफेंड करती है उसको एंटी रेडर टीम कहा जाता है। महिलाओं की अगर बात करें तो एक पहले इसमें पुरुषों के मैच की अवधि की बात करते हैं, फिर महिलाओं की। एक मैच लगभग 40 मिनट तक इसमें चलता है। 20 मिनट का इसमें क्या होगा? 2 भाग होंगे, मतलब 40 मिनट का टाइम है तो पहले 20 मिनट में एक ब्रेक लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद बाकी वो सारी चीजें हैं। टॉस होगा, इसमें क्या है, प्रत्येक टीम को हाफ में 2 टाइम आउट की अनुमति है, मतलब हाफ में वो क्या कर सकते हैं? 1 मिनट का टाइम आउट भी ले सकते हैं अपनी पॉलिसी बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता है। पुरुषों के कबड्डी मैच की अवधि जो है 20 मिनट के 2 हाफ होते हैं। महिलाओं के कबड्डी मैच में 15 मिनट के हाफ होते हैं, ठीक है। महिलाओं और बच्चों में जो है मैंने आपको बताया कितने मिनट का? 15 मिनट का क्या होता है? हाफ होता है। अगला तुंगा नदी की बात कर रहे हैं। तुंगा नदी क्या है? तुंगा नदी जो हाल ही में, अरे यार तुंगा से याद आया ना, तुंगा, तुंगा से बना भद्रा। तुंगा से क्या बना? भद्रा। तो क्या बन जाएगा? तुंग भद्रा। क्या बन जाएगा ये? तुंग भद्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तुंग भद्रा बन जाएगा। तो हाल ही में समाचारों में रही किस राज्य से होकर बहती है? तुंगा नदी। तुंगा नदी और भद्रा नदी दोनों मिलकर बनती है तुंगभद्रा। तो तुंगा नदी जो है ये किस राज्य में बह रही है? कर्नाटक में। किस में बह रही है? कर्नाटक में। क्लियर है ना? कौन से राज्य में बह रही है मेरे भाई? कर्नाटक में बह रही है। ठीक। तुंगा नदी में 7 प्रदूषण जो स्रोत हैं, 7 प्रदूषण स्रोतों की पहचान की गई है। जिला प्रशासन ने इनके किनारों पर अतिक्रमण की जांच की है और उन्होंने बताया कि नदी के किनारों पर जो अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है, नदी के किनारों पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो बड़ा भयंकर है। पश्चिमी घाट में वराह पर्वत से आपको ध्यान रखना है, वराह पर्वत से निकलती है। वराह से कुछ याद आया? वराह से याद आया कि वराह अवतार जो है वो किसका अवतार है? अगर आपसे पूछा जाए तो वराह अवतार भगवान विष्णु का अवतार है, ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार है। ये कुंडली में आपको ध्यान रखना है, एक जगह है कुंडली। कुंडली आपको पता, ध्यान रखना है, दिल्ली में विधानसभा है, वो वाली की बात नहीं कर रहा मैं, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। कुंडली में भद्रा नदी के साथ मिलकर जो है ये तुंगभद्रा नदी बनाती है और बाद में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि बाद में ये कृष्णा नदी में मिल जाती है। मैंने कृष्णा नदी से कल एक और क्वेश्चन बताया था, जरा मुझे बताना कि कृष्णा नदी से जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसका आंसर आपको याद है या नहीं है? ठीक है, गंजानूर बांध, इस पर जो है एक एस आकार का बांध है जो काफी चर्चा में है। इस तरीके से बनाया गया बांध है और ये जो है कैसा बांध है? गंजानूर बांध है। कैसा बांध है? ये गंजानूर बांध है। क्लियर?
ओके, तुंगभद्रा नदी के बारे में मैंने आपको ये बहुत सारी चीजें बता दी हैं। देखो कुछ नदियां हैं जो उनका पुराना नाम से नया नाम कैसे बदला है। जैसे एक नदी है सतुद्री, शतुद्री नदी जो है इसको कहा जाता है सतलुज, परुष्णी नदी को कहा जाता है रावी, अश्किनी नदी को अश्किनी को आजकल कहा जाता है चेनाब, विस्तता को कहा जाता है झेलम और विपाशा को कहा जाता है अव्यास। है ना, याद आया ना कुछ, विस्तता का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था, ठीक है, पोरस और जिसको हाइडे स्पीच कहा गया था, जो है जो दूसरे देश के लोग थे, पोरस और सिकंदर के बीच जो है हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था, 262 ईसा पूर्व था शायद। मार्च 2025 में कानूनी मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप इस किताब को, इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसका नाम है अंजू राठी राणा। नाम क्या है, अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव क्या बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इनकी जो सरकारी पदों पर लैंगिक विविधता के लिए ये नियुक्ति बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो अंजू राठी राणा है, इनको ब्रिक्स और न्याय मंत्रियों के सहित जो बैठक होती है उनका काफी एक्सपीरियंस है, तो उस चीज को जो है ये आगे लेकर इसमें जाएंगी। भारत का विधि आयोग की अगर बात करें तो भारत का जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सरकार द्वारा एक गैर संवैधानिक संगठन है। ये वाली बात ध्यान रखनी है, कैसा संगठन है, गैर संवैधानिक संगठन है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और आपको कई बार ये पूछा जाता है कि विधि आयोग का गठन कितने साल में एक बार किया जाता है, तो आपको बात ध्यान रखनी है कि 3 साल में, तीन ध्यान रखना, 3 साल में इसका गठन एक बार किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया गया था, ठीक है, किसकी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया गया था। भारत के प्रथम महान्यायवादी, मैं अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आजादी के समय की बात चल रही है, आजादी के समय की। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी श्री MC शीतलवाड़ ने इस पैनल की अध्यक्षता की थी। और भारत का विधि आयोग का वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, 2025, कब की बात कर रहा हूं, 2025 की। तो 2025 में कौन है, BP सिन्हा। 2025 में जो भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, BP सिन्हा। अगला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है, तो ये अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा जो है ये क्या की गई है, जारी की गई है। इन्होंने ये बताया है कि सबसे ज्यादा 2024 में पाकिस्तान में आतंकी जो है घटनाएं हुई हैं, और 45% जो पिछले सालों की अपेक्षा मौत जो है वो क्या हुई है, बढ़ी है। 45% पिछले सालों की अपेक्षा मौत बढ़ी है। और आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा, देखो आतंकवाद से होने वाली 2023 में 748 में से मौत जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 1081 हो गई, जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद की वृद्धि को क्या कर रही है, दर्शा रही है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले की बात है कि 2023 से 517 से बढ़कर कितने हो गए, 1099 मामले हो गए हैं। और खैबर, एक दर्रा है ना, खैबर दर्रा, वही वाला दर्रा है जिससे जो है आर्य भारत आए थे। खैबर दर्रा जो पख्तूनवा में है, बन्नू छावनी पर हाल ही में आतंकियों ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। और यहाँ पर भारत के सॉरी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसके, यहाँ पर पाकिस्तान के, यहाँ पर पाकिस्तान के 13 नागरिक जो है क्या किए गए थे, मारे गए थे। पाकिस्तान के कितने, पाकिस्तान के 13 नागरिक मारे गए थे। साइना नेहवाल किस मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड के साथ साझेदारी कर रही है, ठीक है, साइना नेहवाल ने किस मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड के साथ, तो इसमें है नारी का। ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड क्या काम करता है, जो पूरी दुनिया में जो महामारी को, पूरे भारत की बात चल रही है, दुनिया की नहीं, तो इसमें क्या है कि भारत की जो 50% महिलाएं हैं अभी उनके पास इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं है। अब वो पूरी जानकारी जो है ये देने का काम करेगी नारिका संस्था, और नारिका की रणनीति निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बना दिया गया है, साइना नेहवाल को बना दिया गया है। इसमें क्या है कि उच्च गुणवत्ता वाले मासिक धर्म जो उत्पाद हैं उनको उपलब्ध कराना है, और उनकी जागरूकता जो है महिलाओं तक पहुंचानी है। उसके लिए ये नारिका का ब्रांड एम्बेसडर और इनकी साझेदारी इनमें जरूरी है। नारिका जो कंपनी है इसकी स्थापना श्रुति चंद के द्वारा की गई थी। ये भारत का एकमात्र जर्मन लैब प्रमाणित एंटीबैक्टीरियल जो सैनिटरी जो पैड है उसका उत्पादन करता है।
और उन सैनिटरी पैड को ऐसा बनाया जाता है कि वो रिसाइकल किए जा सकते हैं और उनसे ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते। जो पीरियड्स अंडरवियर हैं उनको कठोर वैज्ञानिक मानकों के आधार पर जो है क्या किया गया है, पूरा किया गया है। और ये जो है एक बड़ी बात है भारत के लिए, ये जो है क्या है, बड़ी बात है भारत के लिए। तो आज आपने पढ़े हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के साथ, हर क्वेश्चन के साथ औसत 5 स्टैटिक, तो आपने पढ़ लिए कुल 50 क्वेश्चन। अगर आप डेली के डेली 50-50 क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो आप इस बात को मानकर चलिए कि आपके द्वारा जो पढ़ाई की जा रही है ये आने वाले समय में 3 से 4 महीने में आपको अपना अलग इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं फिर अगली क्लास के लिए। धन्यवाद।